जो मिलना था वो नहीं मिला, जो मिलना था वो नहीं मिला, जो चलना था वो नहीं चला। माना सपने चूर हो गए, माना सपने चूर हो गए, जो मिटने को मजबूर हो गए। माना सपने चूर हो गए, जो मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? लेकिन हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? कि लेकिन हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा, कि नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? एक नाम गिनवाओ मुझको, एक नाम गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। एक नाम गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। जीत का अपना ही रंग रहा है, जीत का अपना ही रंग रहा है। पथ मुश्किल के हमेशा संग रहा है, पथ मुश्किल के हमेशा संग रहा है। अब है तो मुश्किल है, अब है तो मुश्किल है, अब है तो मुश्किल है। मुश्किलों से यूं डरने से भला कुछ होता है क्या? मुश्किलों से यूं डरने से भला कुछ होता है क्या? भला कुछ होता है क्या? कि नहीं हुआ तो हो जाएगा, कि नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से भला कुछ होता है क्या? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। जैसा कि स्टूडेंट क्लास 10th की बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे, क्या हम क्लास 10th की बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे, देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था वहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था न्यूट्रिशन। हमने पूरे न्यूट्रिशन को तक डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको न्यूट्रिशन में कोई डाउट्स वगैरह होता है तो स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ध्यान देना। पोषण के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ चुका है तक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जय प्रक्रम सेकंड पढ़ने वाले हैं, द्वितीय पार्ट। तो जय प्रक्रम द्वितीय पार्ट यानी सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फाइनली। द्वितीय पार्ट में आप द्वितीय कैरेक्टर पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर जो आपके बुक्स में है, यानी कि श्वसन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कुल मिलाकर के। तो आप साथ के साथ लेक्चर को आपको देखना है, उसके बाद नोट्स भी बनाना है, मेन मेन पॉइंट्स का ध्यान देना। तो कुल मिला के हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस सेकेंड का पार्ट डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। लाइफ प्रोसेस सेकेंड पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे जय व प्रक्रम, जय व प्रक्रम फर्स्ट ना, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट। तो हिंदी में जय प्रक्रम फर्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकेंड पढ़ेंगे ना स्टूडेंट। फर्स्ट तो हमने पढ़ा, फर्स्ट में पोषण पढ़ा। अब सेकेंड में क्या पढ़ेंगे भाई, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस सेकेंड वाले पार्ट में हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, इसके बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन रहेगा बेसिक लेक्चर, दैट इज रिस्पायरेशन के बारे में, हाँ या ना। तो आपको रिस्पायरेशन जो पढ़ना है वो थोड़ा बहुत प्लांट्स में देखना है, और मेनली जो डिस्कस करना है हमको ह्यूमन बींग्स में, यानी कि मानव में श्वसन होता कैसे है, किस तरीके से ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाती है, लंग्स में कैसे जाती है, ट्रेकिया से कहाँ पे, अल्वियोलाई क्या होता है, बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन की, श्वसन होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप डालेंगे श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन जिसको बोलते हैं श्वसन। श्वसन कहते किसे, श्वसन होता क्या है, रिस्पायरेशन होता क्या है। जैसा कि आप पता होगा, जब भी बात आती है स्टूडेंट श्वसन की, जब भी बात आती है किसकी, श्वसन की, तो आप श्वसन से ये समझते होंगे कि श्वसन एक सांस लेने की प्रक्रिया होती है, मतलब सांस लेना ही श्वसन है। अगर आप इस तरीके से डेफिनेशन बताएंगे सांस लेना ही श्वसन है, तो श्वसन बस यहीं तक सीमित नहीं कि बस सांस ले रहे हैं यही श्वसन है। भाई सांस ले रहे हैं तो हो क्या रहा है, आखिर हमने बाहर सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लेने और सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया अलग टर्म हो गया। उसको तो हम श्वसन ना कह करके श्वसन नहीं कहते, उसको हम श्वासोच्छवास बोलते हैं। श्वासोच्छवास यानी ब्रीदिंग, भाई उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको श्वासोच्छवास बोलते हैं।
लेकिन जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हम ब्रीदिंग के दौरान जो हम अंदर लिए हैं एयर, जो हम सांस अंदर लिए हैं, जो ऑक्सीजन अंदर लिए हैं, वो ऑक्सीजन आखिर गया कहाँ पे, जाने के बाद अंदर कर क्या रहा है, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब अभी तक तुम क्या करी हो, अभी तक तुम क्या किए हो भाई, तुमने बहुत सारा चीज खाया है न्यूट्रिशन में, बहुत सारी चीजें खाई हैं न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन में सबका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद उनका अवशोषण हुआ है, अवशोषण होने के बाद जैसे ग्लूकोज भाई उसमें रहेगा ही, अब ग्लूकोज को ही तोड़ना है, फाइनली जो प्रक्रिया होगी, जो ग्लूकोज है उसको तोड़ना है। अब ग्लूकोज टूटेगा कैसे, ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है भाई, जो बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर जा रहा है अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से कहाँ पे जाएगा, रुधिरवाहिनी में जाएगा, जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, रुधिरवाहिनी में जाएगा। कैसे जाएगा भैया की डिटेल में तब तक हम बात भी करेंगे। अब रुधिरवाहिनी में जाएगा, ब्लड कैपिलरी में जाएगा, तो ब्लड कैपिलरी में, रुधिरवाहिनी में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, यानी जो ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगा, यानी समझ पा रहे हो कि नहीं, जिसकी वजह से ग्लूकोज टूट जाएगा, ग्लूकोज क्या होगा, टूट जाएगा, जिसके पश्चात क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटेगा, उससे एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, हाँ या ना, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट रिस्पायरेशन। और ये जो रिएक्शंस होती है इसको ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का, ध्यान देना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रदूषण में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसी ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, समझ पा रहे हो, एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी एटीपी के रूप में होती है। इसी को हम क्या कहा करते हैं स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहा करते हैं, रिस्पायरेशन कहा करते हैं। तो सिंपल सा अगर हम श्वसन को डिफाइन करें तो सिंपल वे में श्वसन कह सकते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ध्यान देना, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। और किसमें ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, जिसके पश्चात ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है किलो कैलोरी के फॉर्म में, हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी को जब आगे पढ़ते हैं, जो श्वसन होता है, जो रिस्पायरेशन होता है, उसको दो भागों में बांटता है, मतलब श्वसन के टाइप्स पढ़ लेते हैं कुल मिलाकर के, दो टाइप्स में। पहला तो होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब स्टूडेंट, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ऑक्सी श्वसन, क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑक्सी श्वसन, हाँ एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको हिंदी में ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब ऑक्सी श्वसन क्या होगा, ऑक्सी मतलब ऐसा श्वसन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें श्वसन के पश्चात किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की, उसे ऑक्सी श्वसन कहा करेंगे। यानी जो भी हमने डेफिनेशन बोला, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वही क्या है, ऑक्सी श्वसन। और अनऑक्सी में क्या होगा, अनऑक्सी में ऐसे श्वसन जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, समझ पा रहे हो, वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अपूर्ण हो जाएगा, इनकम्प्लीट, वहां पर ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बन रहा था पहले में, वहां पे वाटर बना, लेकिन दूसरे में अनऑक्सी में क्या होगा, उसी ग्लूकोज से अल्कोहल बन जाएगा, मतलब कि वहां पर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी, अपूर्ण ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है श्वसन, उसे अनऑक्सी श्वसन, यानी कि इसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, हाँ या ना, पक्का। इस चैप्टर का होल ऑफ पार्ट है, समझिए। फिर आगे हम देखने वाले हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में कैसे होती है, पौधे किस तरीके से सांस लेते हैं ना भाई। उसके बाद फिर हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिस्पायरेशन होता है। तो अभी जो हमने चीजें बोली हैं उसको जरा हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान देना, तो आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है स्टूडेंट, सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं किसी के बारे में, हम बात कर लेते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, अभी हमने बताया कि जो आपने चीजें खाई हैं, यानी जो ग्लूकोज खाया है C6H12O6 लिया है कि नहीं ग्लूकोज। अब जो आपने ग्लूकोज खाया है, इसी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6O2, ध्यान देना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, इसी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी इसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो स्टूडेंट, जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या, यहाँ से क्या निकलेगा, 6CO2 प्लस 6H2O, हाँ या ना, 6CO2 प्लस 6H2O,
और ये जो प्रोसेस होती है एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है, ध्यान देना स्टूडेंट। देन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ये जो होता है एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, समझ रहे हो, एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो किसमें टूटा 6CO2 + 6H2। इसके पश्चात क्या निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, ध्यान देना, एनर्जी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा किलो कैलोरी के रूप में होती है। अगर बात करें फाइनली ऊर्जा कितनी निकलती है, अगर हम बात करें ऊर्जा निकलती कितनी है, तो 673 किलो कैलोरी आप ले सकते हैं, 673 किलो कैलोरी एनर्जी विच इज द रिलीज। और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। समझ पाए कि नहीं? इंस्पायरेशन यानी कि श्वसन में हुआ क्या, श्वसन में क्या हुआ कि आपका जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है, उसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में हुआ, प्लस उसके पश्चात एनर्जी मिली जो कि 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी में हमको एनर्जी मिल पा रही है। इसी को बोलते हैं श्वसन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित करते हैं, कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। ये देखो श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, श्वसन एक क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसके पश्चात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकरण होता है, जिसके पश्चात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जिसके पश्चात हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी जो कि हमको रिक्वायरमेंट्स होती है, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सेल्स, बहुत ज़्यादा जरूरत है। 1-2 दिन तक हम खाना नहीं खाते तब भी हमको क्या होता है, एनर्जी मिलती रहती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के रूप में फॉर्म होती है। वो एनर्जी आई कहाँ से होती है, वो एनर्जी रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन के प्रोसेस के द्वारा आती है, ध्यान देना। समझ में आएगी नहीं श्वसन की डेफिनेशन, हाँ या ना, पक्का, दिक्कत कोई परेशानी, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमने श्वसन का डेफिनेशन समझा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ श्वसन, इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ श्वसन यानी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन श्वसन के प्रकार, इसकी बात करने जा रहे हैं, श्वसन के प्रकार। अब देखो श्वसन के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो श्वसन के प्रकार होते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, श्वसन के प्रकार। अब श्वसन के प्रकार मुख्य रूप से कितने हैं, 2 है। कितने हैं, अभी हमने बताया था 2। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा होता है स्टूडेंट अनऑक्सी, अनऑक्सी, अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरोबिक, इसको बोलते हैं क्या, एरोबिक ही बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। और अनाक्सी को बोलते हैं एनारोबिक। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। जरा इसको हम समझते हैं स्टूडेंट कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, देन एनारोबिक रिस्पायरेशन होता क्या चीज है, ध्यान देना। तो स्टूडेंट लाइट से जाने की वजह से थोड़ा सा 2 मिनट रुके रहेंगे, इसको हम ओपन कर दें, ध्यान देना। तो हमने जाना कि जो रिस्पायरेशन है क्या, देन रिस्पायरेशन के साथ साथ हमने ये भी समझा कि रिस्पायरेशन के कितने टाइप्स रहे। तो स्टूडेंट दिखाई तो दे रहा है लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं आ पा रही है, लाइट जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखते हैं अगर लाइट आई हो तो उसको देखिए कैसे लाइट क्या आ गया। 2 मिनट रुके रहेंगे स्टूडेंट, 2 मिनट प्लीज स्टूडेंट, 2 मिनट रुके रहेंगे, 2 मिनट सही से बातें हैं। लाइट ये बात काम में, लाइट ये बात तो को लगा लाइट के चली ये देख बटन नहीं बंद बागा लाग तो को लगा लाइट मन चला।
तो स्टूडेंट 2 मिनट लाइट है, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे सिस्टम में लाइट चली गई है। तो लाइट स्टूडेंट तो है, लेकिन क्या ही बताएं, इसमें आपको सॉफ्ट क्वालिटी आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है क्वालिटी। तो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ऐसे ही ध्यान देना। थोड़ा लाइट रहता है अच्छा रहता है। देख रहे हो स्टूडेंट कितना दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। इसी सब वजह से वीडियो रेगुलर आ नहीं पाता है, लेकिन लाइट चली जाती है, लाइट बिगड़ जाएगा पूरा सिस्टम, इसको सही करें। और कभी कभी सोचते हैं कि दिन में बनाए, टाइम नहीं मिलता है। सुबह सुबह मॉर्निंग सोचे थे आज इंस्पायरेशन पूरा समाप्त करने का, पूरा डेप्थ में, और वीडियो आपको लंबा भी मिल जाता होगा स्टूडेंट, इसीलिए अब क्या ही करें भाई, आप ही बताओ। सोचते तो हैं, लेकिन अब देख रहे हो आप, छोड़ो जाने दो, क्या होगा, क्या दिक्कत। बात करते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ इंस्पायरेशन की तरफ, मतलब श्वसन के प्रकार में। तो हमने देखा कि श्वसन का मुख्य रूप से कितने टाइप है, 2 प्रकार का। पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनऑक्सी में ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? अनऑक्सी श्वसन। जरा हम इसको समझते हैं होता कैसे है, कैसे नहीं होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख भी पाए कि ऑक्सीजन में क्या हुआ, कि इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस 6O2 की उपस्थिति में क्या हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत इसमें है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था। तो इस प्रेजेंस में क्या बन रहा था, यही आपका आपने देखा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी भी निकला जो कि 673 किलो कैलोरी के फॉर्म में आपको रिलीज मिला, हाँ या ना। और ये प्रक्रिया जो हो रही थी किसकी उपस्थिति में, जल्दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब इसमें क्या है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये कौन सा श्वसन हो गया, ऑक्सी श्वसन हो गया, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन के लिए, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। अब देखो सेकंड में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। हमने बताया भी था इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे होता क्या है, C6H12O6, अब यहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण, यहाँ पे लिखते हैं अपूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब अपूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होगा, मतलब कि C6H12O6 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका जब अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, इससे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, C2H5OH, C2H5OH, इसको बराबर कर देंगे 2C2H5OH, क्या लिखेंगे, 2C2H5OH, हाँ या ना। यानी कि एल्कोहल बन रहा है, 2C2H5OH प्लस CO2 भी निकलता है, प्लस CO2 भी रिलीज हो रहा है। इससे जो एनर्जी निकलती है लिख लेंगे 28 किलो कैलोरी, कितना बहुत कम एनर्जी निकल रहा है, 28 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है, हाँ या ना। पक्का समझ पा रहा है कि नहीं? कहने का मतलब कि अनऑक्सी में क्या हुआ, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई श्वसन के लिए, जिसमें सिंपल सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हुआ, इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या हुआ, जो ग्लूकोज था किसमें बदला, एल्कोहल में, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ प्लस 28 किलो कैलोरी ऊर्जा निकली, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा समझ जिसमें ऑक्सीजन देखो जुड़े नहीं, यहाँ पे ऑक्सीकरण तो हो रहा है इसका, ग्लूकोज का, लेकिन इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जान लेंगे क्या बोलते हैं इसको हम कभी कभी किण्वन बोल रहे हैं, किण्वन, इसको किण्वन कहा करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एथिल एल्कोहल बन रहा है C2H5OH। अब जो एल्कोहल की इंडस्ट्री में एल्कोहल बनाई जाती है, ऐसी प्रोसेस द्वारा वहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन ही होता है, जहाँ पे एल्कोहल बन रहा होता है, ध्यान देना। वहाँ पर आखिर होता किसमें है, ये प्रक्रिया देखी किसमें जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका है ईस्ट, इसमें ईस्ट में देखी जाती है स्टूडेंट, ईस्ट यानी सैकेरोमाइसस जिसको बोलते हैं, ईस्ट में सैकेरोमाइसस ईस्ट में देखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके से होता है ईस्ट, आप देख सकते हैं।
अब ईस्ट में क्या होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अनऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। करता क्या है, ईस्ट को हम जब इसमें अल्कोहल बनाना होता है, जब अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाना होता है, तो एक फ्रेगमेंटेड टैंक होता है, फ्रेगमेंटेड टैंक। एक क्या लेते हैं स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेड टैंक लेते हैं। इसको हम जरा देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, एक क्या होता है फ्रेगमेंटेड टैंक, इस तरीके से लेते हैं। ये ऐसा टैंक होता है जिसमें क्या करते हैं, संतरे का रस, अंगूर का रस, गेहूं का छिलका, जो भी रहता है सब छिलका वगैरह, अंगूर का रस वगैरह इसमें फिलअप करेंगे, इसमें डालेंगे। अब इसमें जो अंगूर का रस, संतरे का रस सपोज करो यहाँ पे इन्होंने डाला, इसमें क्या करते हैं, इसको सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं, और इसी में कुछ मात्रा क्या डाल देते हैं, ईस्ट डाल देते हैं। क्या डालते हैं, ईस्ट। ये देखो ईस्ट डाल देंगे। अब ये जो ईस्ट होता है, इसका काम क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करना। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन कर करके इसको और सड़ा देगा एकदम। इसको सड़ाने के बाद क्या होगा, यहाँ से एक पाइप के माध्यम से इसको काफी गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यहाँ से पाइप लगा रहेगा, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो वाइपर के फॉर्म में प्राप्त होगा उसी को एल्कोहल बोलेंगे, उसी को एथिल एल्कोहल प्राप्त करेंगे। ऐसे सिंपल की तरह उसको मार्केट में फिर सेल किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से क्या किया जा रहा है, एल्कोहल भी बनाया जा रहा है एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा, एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अनऑक्सीजन। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। श्वसन में दो प्रकार का, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन। आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, अनऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। हाँ या ना, पक्का। और ऑक्सीजन बात करें जो जिसको रिस्पायरेशन बोल ही रहे हैं, तो बहुत सारे जीवों में देखा जाता है भाई, जितने भी जीव हैं, हम लोग जैसे हैं, गाय भैंस, बहुत सारे जीव आप ले सकते हैं, सब ऑक्सीजन ही ना कर रहे हैं भाई साहब, सब ऑक्सीजन देख रहे हैं। समझ रहे भी नहीं, रिस्पायरेशन मोस्टली इसी टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन के ऊपर, श्वसन के ऊपर डिटेल में तक बात करने वाले हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, हमने जाना कि श्वसन का जनरल सा इंट्रोडक्शन क्या है, श्वसन होता क्या है, इसके बारे में आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब हम समझते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया पौधों में कैसे होती है। ध्यान देना, रिस्पिरेशन इन प्लांट, पहले हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट, पौधों में यानी पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन कैसे होता है। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए, जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पायरेशन किससे करते हैं। जैसे सपोज करो दीज आर द प्लांट्स की जब आप लीफ देखते हैं, उसकी पत्तियां देखते हैं, आप तो ऐसे देख भी नहीं सकते क्योंकि दिखाई भी नहीं देते, ये सब माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, हमको बहुत माइन्यूट होते हैं। तो प्लांट्स की जो लीफ है, ध्यान देना स्टूडेंट, जो प्लांट्स की आप लीफ देख पा रहे हैं, इस लीफ में क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती इसमें है, ध्यान देना, इसमें जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है लीफ की मदद से। अधिकतर लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी छिद्र में क्या होता है स्टूडेंट, उसी छिद्र में इस तरीके से छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। उसी छिद्र में क्या होता है, उसी छिद्र को हम, उसी पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा। और बहुत सारी संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। आया, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, ये चीज पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब होता क्या है, अब इसी पोर के द्वारा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा के जरिए क्या करते हैं, प्लांट्स रिस्पायरेशन करते हैं। ध्यान देना, क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी स्टोमेटा के जरिए क्या करते हैं, रिस्पायरेशन। इसी स्टोमेटा के जरिए, इसी जिसको पर्णरंध्र बोलते हैं, ध्यान देना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। आया ना, पर्णरंध्र या रंध्र बोलते हैं। इसी रंध्र के जरिए क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी गैस से क्या ऑक्सीजन निकालेंगे भी, लेंगे भी जब जरूरत होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेंगे। हाँ या ना। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, लीफ के द्वारा मोस्टली सबसे ज्यादा रिस्पायरेशन लीफ के द्वारा हो रहा है, क्योंकि लीफ में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है, पर्णरंध्र पाया जाता है। बाकी पार्ट से भी होगा, जहाँ जहाँ स्टोमेटा होगा वहाँ पे होगा, लेकिन अधिकतर स्टोमेटा पाए जाने की प्रायिकता जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, लीफ में होती है, पत्तियों में होती है।
तो इस तरीके से सिंपल वे में क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया देखी जाती है, श्वसन की प्रक्रिया देखी जाती है। हाँ या ना पक्का। इसके बाद प्लांट्स में रिस्पायरेशन में बहुत कुछ तो रही है जो सिंपल सा जानेंगे। प्लांट्स में रिस्पायरेशन की प्रक्रिया स्टोमेटा के जरिए, रंध्र के जरिए होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? सिंपल सा। वो बुक्स में ज्यादा तुम्हारा सिलेबस में है भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, सब चीजें डेप्थ में कहाँ पढ़ना है, क्लास 11 की बाजू में पढ़ना है ना पक्का। तो इतना करते हैं प्लांट में रिस्पायरेशन। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन, जो मानव में श्वसन वाला पोर्शन है। यही आपको डेप्थ में पढ़ना है, ध्यान देना, थोड़ा डेप्थ में ये पढ़ना है और ये पेपर में आने की संभावना है। सिंपल सा जाना हमने, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, इसके द्वारा हो रही है, रंध्र के द्वारा, यानी कि जिसको स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं। हाँ या ना पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर बताओ फटाक से। दूसरा हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट दैट इज रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। अब इसको बोलते हैं मानव में श्वसन। हाँ या ना स्टूडेंट, मानव में श्वसन की हम बातें करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं किसमें, मानव में श्वसन होता कैसे। अगर हम बात करें स्टूडेंट मानव में श्वसन की, तो आपको पता होना चाहिए मानव में श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे। तो जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, एक तंत्र काम करेगा इनके पीछे, जो श्वसन करवाएगा एक तंत्र काम करेगा। अब उसी तंत्र को हम बोलते हैं श्वसन तंत्र बोलते हैं। समझ पाए कि नहीं? जैसे पाचन की जो प्रक्रिया हो रही थी, पाचन की प्रक्रिया करवाने के लिए एक तंत्र काम किया था, जिसको हमने पाचन तंत्र बोला था। तो उसी तरीके से श्वसन की प्रक्रिया करवाने के लिए तंत्र काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे श्वसन तंत्र। और मानव है तो मानव श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे, और मानव श्वसन तंत्र में मेनली क्या होगा, लंग्स होगा, फेफड़ा, यानी कि फेफड़े की मदद से हम रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कर रहे होंगे। हाँ या ना? तो कुल मिलाकर के श्वसन की प्रक्रिया जब हम बात करते हैं मानव में, तो आपको पता होगा, आप अगर आपसे पूछे हम लोग श्वसन कैसे, सांस कैसे लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा हम सांस नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तुरंत आपका आंसर होगा, हो सकता है भाई सांस लेते हैं मतलब ये तो रास्ता है, तो दैट इज वे है। और हो सकता है आप केवल बताएं नाक से सांस लेते हैं, भाई ये तो एक रास्ता है, एक वे है, एक मीडियम है। अब जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो श्वसन ले रहा है, जो गैस वायुमंडल में प्रेजेंट है, जो अंदर ले रहे हैं, वो आखिर किसके द्वारा चीजें हो रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ पे हो क्या रहा है, वो कहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है, सब चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कौन नियंत्रित कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जितनी भी गैसेज है। फेफड़े में जा रहा है स्टूडेंट, किसी में जा रहा है, फेफड़े में, यानी कि लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स में जा रहा है तो हो क्या रहा है, उसी को तो हमने पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखो, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है, तुम्हारे नोज जैसे हो गए, माउथ हो गए, सब तो रास्ता है, और सब कहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है, फेफड़े में, लंग्स में। तुम्हारा लंग्स कहाँ पर आ जाता है, एक्चुअल पोजीशन, दैट इज द लंग्स, दैट इज द लंग्स। ये नीचे क्या होता है, डायाफ्राम था, हमने बताया था, दीज आर द डायाफ्राम। यहाँ पे क्या है, लंग्स है, फेफड़ा है, और फेफड़ा कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। अब देखो, अब जानते भी हो, इस फेफड़े को ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों में फेफड़ा पाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि फेफड़ा ऐसे बाहर से प्रेजेंट है, मतलब कि इसके ऊपर कोई हड्डी नहीं है, ना तो पीछे से कुछ है, मतलब ऐसे बाहर केवल फेफड़ा है, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, थोड़ा सा इस तरीके से कोई चोट मारते तो तुरंत फेफड़े में जाके लग जाता, और फेफड़े में लगता तो दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती थी, ध्यान देना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन नेचर ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया, इसको बहुत स्पेसिफिक वे में बनाया है। आगे की तरफ एक हड्डी है स्टर्नम, फिर इस तरीके से रिब्स है, पसलियां हैं, समझ पर 12 जोड़ी पसलियां, साथ के साथ पीछे की तरफ बोन्स है, पीछे की तरफ क्या है, दीज आर दी भाई स्पाइनल कार्ड, जिसको रेड की हड्डी बोलते हैं, समझ रहा है कि नहीं, बैक बोन इधर से, और इधर से आपका क्या है, आपको पता है ये स्टर्नम है, क्लेविकल बोन है, मतलब इसको पूरे खोल में, पूरे सांचे में व्यवस्थित किया गया है। पहले तो सांचा है, उसके अंदर लंग्स है, नीचे तो डायाफ्राम है। अब सोचो, इतना जबरदस्त व्यवस्थित करने के बाद लंग्स में, समझ रहे हो, लंग्स में जल्दी चोट नहीं लगती, लेकिन कभी कभी लंग्स में चोट जब आती है तो वहाँ पे बचना भी बहुत मुश्किल होता है। और खास करके एक्सीडेंटल केस में बात करें तो, जैसे
तो तुम्हारी पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो ये जो पसलियाँ होती है टूट करके लंग्स में धंस जाती है, फेफड़े में धंस जाती है। फेफड़ा बहुत नाजुक होता है, ध्यान देना। जब लंग्स में धंसती हैं तो बचना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? बचना बहुत ही मुश्किल होता है, ध्यान देना। तो ये एक्स्ट्रा स्टॉक जानकारी रही। तो इसको हम समझते हैं मानव में, जैसे श्वसन में बात कर रहे हैं, तो इसको हम मानव में श्वासोच्छ्वास हेडिंग समझते हैं। इसमें हम क्या क्या श्वसन अंग होते हैं मानव में, श्वासोच्छ्वास अंग होते हैं, उसको भी लिखेंगे। देन इसका हम एक फिगर बनाएंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेगा, ध्यान देना। देयर आर द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखते हैं कितना आपका टाइम हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आप लास्ट तक बने होंगे वीडियो के। तो 30 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो सोच रहे हैं थोड़ा डिस्कशन हो जाए। तो मानव में श्वासोच्छ्वास अंग, इसका हेडिंग बना लेंगे स्टूडेंट। मानव में श्वासोच्छ्वास अंग हेडिंग क्या है? मानव में श्वासोच्छ्वास मानव में श्वासोच्छ्वास अंग, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। हाँ या ना? मतलब कि मानव में ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, तो ब्रीद लिखे थे, ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। मानव में जो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं, श्वासोच्छ्वास अंग, इस वर्ड को समझते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास को समझ लेते हैं। श्वासोच्छ्वास होता क्या है? श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है स्टूडेंट, सिंपल सी प्रक्रिया होती है। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना, समझ पा रहे हो नहीं? सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना ही क्या है? श्वासोच्छ्वास। सांस जब ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, वही श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में दो घटना हो रही, दो फिनोमेना हो रही है, आप देख पा रहे हैं। जो श्वासोच्छ्वास में होता है, जिसको ब्रीदिंग बोल रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। इसमें दो प्रोसेस हो रही है। कितनी प्रोसेस स्टूडेंट? दो प्रोसेस। यहीं पे समझ लीजिए, साथ के साथ इसको सेपरेट हेडिंग नहीं बनाते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ध्यान देना। तो इसको हम दो रूपों में समझते हैं। अब देख लेते हैं इसको। दो फिनोमेना होती है, हमने बताया दो घटनाएं होती हैं इस प्रक्रिया के दौरान, श्वासोच्छ्वास के दौरान। एक तो होता है नी श्वसन, एक होता है स्टूडेंट नी श्वसन होता है, और एक होता है निह श्वसन। एक क्या होता है स्टूडेंट? निह, हाँ या ना? एक होता है नी श्वसन, एक होता है निह श्वसन। अब नी श्वसन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, हाँ या ना? और इसको क्या बोलते हैं? नी श्वसन को एक्सपायरेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन, हाँ या ना? पक्का बढ़ जाए आगे। देखो, कहने का मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया में जो श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस है, दो प्रकार की होती है। मतलब एक तो नी श्वसन इंस्पायरेशन, एक तो नी श्वसन यानी एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग को हम बोलते क्या है? सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही तो कर रहे हो। अभी बैठे हो तो वही कर रहे हो, बोल रहे हैं, यहाँ पे सांस ले रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। अब सांस जैसे अंदर ले रहे हैं, तो अंदर लेने की प्रक्रिया क्या है? नी श्वसन है। नी श्वसन मतलब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब अंदर लेना। ये देखो, इंस्पायरेशन जब अंदर ले रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? इंस्पायरेशन यानी कि नी श्वसन। लेकिन जब बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन हो रहा है, यानी नी श्वसन हो रहा है। तो ये क्या होती है? दो प्रक्रियाएं देखी जाती हैं श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत। समझ पाए कि नहीं यार? जब अंदर ले रहे हैं सांस, उसको बोल रहे हैं नी श्वसन। जब बाहर छोड़ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं नी श्वसन। नी श्वसन मतलब इंस्पायरेशन, इन मतलब अंदर, यहाँ पे समझ लो, इन मतलब अंदर, इंस्पायरेशन मतलब अंदर, तो अंदर ले रहे हैं इंस्पायरेशन। एक्स मतलब बाहर, बाहर एक्सपायरेशन हो गया, बाहर छोड़ रहे हैं तो एक्सपायरेशन उसको बोल रहे हैं, यानी उसको नी श्वसन बोल रहे हैं, हाँ या ना? इस दौरान हो क्या रहा है, ये भी समझ लेते हैं। नी श्वसन और नी श्वसन के दौरान यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान घटना क्या होती है, आप समझ सकते हैं। जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? आपका फेफड़ा ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है।
डायाफ्राम की वजह से। देखे हुआ कि नहीं? अब फेफड़ा ऊपर की तरफ एक्सपेंड किया, क्यों एक्सपेंड किया ऊपर की तरफ? क्योंकि भाई इसमें अधिक मात्रा में एयर भर पाए, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बाहर से आ पाए, कहाँ पे? फेफड़े के अंदर। तभी तो ना भाई इसको डायफ्राम में ऊपर की तरफ पुश किया। किसको पुश किया? फेफड़े को। देख पा रहे हैं, अधिक मात्रा में एयर भर पाएगी, कहाँ पे भर पाएगी? फेफड़े के अंदर। अभी हम फेफड़े का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब अधिक मात्रा में जब फेफड़े के अंदर एयर भर पाएगी, जिसकी वजह से आसानी से फिर क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। जैसे छोड़ दिए, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब ये देख पा रहे हैं आप, इसको बोल रहे हैं एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन। अब इस दौरान क्या हो रहा है? इस दौरान डायफ्राम तो ऊपर जा रहा है, साथ साथ जितने रिब्स हैं, पसलियां भी, ये भी आपस में कांटेक्ट कर रही हैं, आपस में संकुचित कंट्रक्शन का काम कर रही हैं। कंट्रक्शन की वजह से लंग्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे लंग्स ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ, जिसकी मदद से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आ पाई। कहाँ पे? लंग्स में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बढ़ी। और जैसे ही, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा था, कहाँ प्रेशर ज्यादा था, कहाँ प्रेशर कम था? अभी हम प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि वायुमंडल का प्रेशर और लंग्स के अंदर का प्रेशर शुरुआती अवस्था में क्या था? अब वायुमंडल का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर क्या है? वायुमंडल का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स प्रेशर में कम है। अब लंग्स में जब प्रेशर कम है, वायुमंडल का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से आसानी से क्या होगा? आसानी से एयर भर पाएगी। अब वही उल्टा फॉर्म कर दो। उल्टा क्या कर दो? उल्टा जैसे छोड़ रहे हैं तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम, वायुमंडल के अंदर प्रेशर ज्यादा, जिसको आसानी से हम छोड़ पाएंगे। कहने का मतलब कि अभी ये सब बातें जो आपको पढ़ना है क्लास 11 में टेस्ट में, तो इस सब इतना जानना नहीं था, तो थोड़ा सा बहुत जान लेंगे सिंपल। ये क्या रहा आपका 166 के अंतर्गत दो प्रोसेस, एक तो निःश्वसन, एक तो निःश्वसन, एक तो निःश्वसन, यानी कि इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन। हाँ है ना? पक्का समझ में आया कि नहीं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं यहाँ पे। और आपकी किताब में कहीं नहीं दिया है, अब देखेंगे तो वहाँ पे दिया है। तो आपका श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर आप देख लेंगे, सिंपल की प्रक्रिया है। और एक दहन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, या श्वसन में दहन में अंतर क्या है? दहन जानते हो, एक प्रकार का दहन जो होती है रासायनिक प्रक्रिया होती है, और श्वसन जो होती है जैविक प्रक्रिया होती है। सिंपल सा अंतर आप जान सकते हैं। और श्वसन में क्या होता है? एक जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, जिसके दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और वहाँ पे कोई चीज जल रहा होता है, कोई चीज बर्न कर रहा है। दहन का मतलब होता है कंबस्शन। कंबस्शन मतलब कोई चीज जलाया जाता है, तो कोई चीज जला जा रहा है, तो वही क्या है? दहन है, तो कंबस्शन है। दहन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस ऐसे से जान लेंगे, सिंपल सी प्रोसेस। दहन में ध्यान देना। मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है मानव में श्वासोच्छ्वास अंग। तो लिखना, मानव में श्वासोच्छ्वास अंग निम्नलिखित है, यानी कि द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग, देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स, या फॉलोइंग इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बीइंग, मतलब व्हाट आर ब्रीदिंग ऑर्गन। मानव में श्वासोच्छ्वास अंग जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं, पहला श्वासोच्छ्वास अंग यानी कि स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है? नसिका। जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? नसिका। हम एक एक करके देखते हैं। नसिका अथवा इसी को नासा द्वार भी कहते हैं। हाँ या ना? नसिका अथवा इसी को बोलते हैं नासा, नासा द्वार। हाँ या ना? नसिका अथवा नासा द्वार, यानी कि नोज की बात हो रही है। फाइनली किसकी बात हो रही है? नोज की। इसको बोलते हैं नोज, और नजल, नजल पैसेज। हाँ या ना? नोज द्वारा नजल पैसेज। अगला क्या होगा? सेकेंड ऑर्गन। नसिका तो नासा द्वार पर, सेकेंड जो है आपका नासा गुहा। सेकेंड क्या है स्टूडेंट? नासा गुहा है। नासा गुहा मतलब नाजल कैविटी। नासा गुहा के बाद तीसरा क्या पढ़ना है आपको? तीसरा जो पढ़ना है, यानी कि तीसरा क्या है आपका? ग्रसनी है। तीसरा क्या है? ग्रसनी। PHARYNX, फेरिंग्स, ग्रसनी। और नंबर 4 क्या है? कंठ। नंबर 4 क्या है? कंठ, LARYNX, लैरिंग्स। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 श्वास नली, श्वास नली, यानी कि ट्रैकिया। हाँ या ना? नंबर 6 क्या है आपको पढ़ना है? 6 श्वसन क्या है? श्वसन कहाँ है? हाँ या ना? क्या पढ़ना है? श्वसन क्या है, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रोंकाई।
BRANCHI ब्रोंकाई, ब्रोंकाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रोंकाई पढ़ना है। आया ये चाहिए, कभी कभी CHII ये चाहिए। अगला जो है नंबर 7 पॉइंट जो पढ़ना है आपको, 7 यानी कि नंबर 7 आपको पढ़ना है फेफड़े, इसके बारे में फेफड़े पढ़ना है, जिसको बोलते हैं लंग्स। हाँ या ना, लंग्स। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट क्या पढ़ना है? 8 पॉइंट स्टूडेंट क्या पढ़ना है? लास्ट डायाफ्राम। क्या पढ़ना है? डायाफ्राम। हाँ या ना, डायाफ्राम, जिसको तंत्रपुट भी कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में देखना चाहो तंत्रपुट कहते हैं। तो इतने क्या है, मानव में 186 अंग है। तो कुल मिलाकर के मानव में 186 अंग है क्या क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। मानव में जो 186 अंग पाए जा रहे हैं, एक तो नसिका या नासाद्वार है, नसिका या नासाद्वार है। दूसरा क्या है? नासा गुहा, जिसको नासल कैविटी बोल रहे हैं। रसनी है, फायरिंग जिसको बोल रहे हैं। कंठ है, लाइनिंग जिसको बोल रहे हैं। सांस नली है, ट्रेकिया जिसको बोल रहे हैं। श्वसन क्या है? जिसको ब्रोंकाई बोल रहे हैं। नंबर 7 क्या है? फेफड़े यानी लंग्स है। लास्ट में क्या है? डायाफ्राम है। तो इतने तुम्हारे क्या होते हैं मानव में, यानी कि 186 के अंग होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इतने टाइप के ऑर्गन्स का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। इतने टाइप्स के ऑर्गन्स क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान देना। तो हम इसको समझते हैं, ये है कहाँ कहाँ पर, ध्यान देना। इसको हम अपनी बॉडी से खुद ब खुद समझते हैं कि आपका नसिका तथा नासाद्वार कहाँ पे। आप देख पा रहे हैं आपके क्या है? 2 नोज है, मतलब एक नोज है। एक नोज में क्या है भाई? 2 चैम्बर है नोजल के। चैम्बर है कि नहीं? 2 चैम्बर दिखाई दे रहा है भाई। चैम्बर का मतलब 2 होल। अब 2 चैम्बर जो दिखाई दे रहा है नोज में, अब वो किसके थ्रू गया है? किसके थ्रू अंदर गया है? एक रास्ते के थ्रू गया है, जिसको नासा द्वार बोल रहे हैं। आगे वाले नस के अंदर की तरफ जो द्वार गई है, जो रास्ता गया है, इस तरीके से इसी रास्ते को बोल रहे हैं। यहाँ से होते हुए ये रास्ता जो गया है, इसको बोल रहे हैं नासा द्वार कह रहे हैं। नासा द्वार मतलब समझ पा रहे हैं, नजल पैसेज बोल रहे हैं। उसके बाद ये नासा द्वार कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है भाई? उसके बाद ये नासा द्वार कहाँ पे गया? कहाँ पे जाएगा? अंदर से होते हुए कहाँ पे जाएगा? ये फायरिंग्स में जाएगा। फायरिंग मतलब ग्रसनी में जाएगा। तो वही हमने दूसरा, और इसके थ्रू जा रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। एक कैविटी के थ्रू जा रहा है। कैविटी मतलब गुहा में जा रहा है, और वो गुहा को बोल रहे हैं नासा गुहा। फिर से समझो, पहले तो एक नासा है, नासा द्वार है, समझ पा रहे हो नहीं? नासिका नासा द्वार यहाँ पे। अब ये कैविटी के थ्रू जा रहा है, गुहा इसको समझते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ एक होल है, जो 2 ट्यूब है। अब ट्यूब के थ्रू जा रहा है गुहा, यानी कि जिसको बोल रहे हैं, समझ रहे हो नहीं? इसको क्या बोल रहे हैं? नासा गुहा बोल रहे हैं, यानी कि नोजल कैविटी। अब नासा गुहा जो है कहाँ पे गया फाइनली? ये तुम्हारे कहाँ पे जाएगा? अंदर ग्रसनी में जाएगा। अब तुमको हमने बताया था, जो ग्रसनी यानी जो फायरिंग्स होता है, एक ऐसा भाग होता है फायरिंग्स, ग्रसनी, जहाँ से क्या होता है कि फूड भी जाता है, खाना पीना, खाना भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, वहीं से एयर भी पास हो रही है, हवा भी जा रहा है, जो तुम सांस ले रहे हो बाहर से, वो भी वहाँ पे है, वो भी जा रहा है। सोचो, एक ही थ्रू रास्ता है, जिसको बोल रहे हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स के थ्रू ही जा रहा है। फिर आगे वही फायरिंग्स जो है, आगे 2 रास्ते में डिवाइड है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे क्या है, इस तरीके से 2 रास्ते हैं। शुरुआत में तो रास्ता एक, यहाँ पे समझ सकते हो, ये एक रास्ता था शुरुआती में। एक ही रास्ते के द्वारा क्या गया? खाना पानी सब कुछ एक ही रास्ते के द्वारा। हाँ या ना? इसको हमने फायरिंग्स बोला। इसको हमने क्या बोला? फायरिंग्स, यानी कि ग्रसनी बोला। फिर आगे क्या है? ये वाला रास्ता, फायरिंग्स आगे 2 रास्तों में डिवाइड है। आगे वाला एक रास्ता है, पीछे वाला रास्ता है। ये आपस में सटे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 2 रास्तों में डिवाइड है। एक आगे वाली नली, एक पीछे वाली नली। आगे वाली नली को श्वास नली कहेंगे, पीछे वाली नली को ग्रास नली कहेंगे। अब ग्रास नली के बारे में हमने डिटेल में डेप्थ में पढ़ा है, कहाँ? पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। हाँ या ना? और आगे वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको श्वास नली बोल रहे हैं। अब ये आपस में सटी होती है, इस तरीके से चिपकी होती है। समझ पा रहे हो? अब इसी के आगे की तरफ जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, श्वास नली के बगल, यानी कि जिसको बोलते हैं लाइरिंग्स, उसके बगल की तरफ क्या होता है? एक ढक्कन लगा होता है। उस ढक्कन का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ध्यान देना, क्या नाम है स्टूडेंट? एपिग्लॉटिस, घाटी ढापन जिसको बोलते हैं। जब तुम खाना लेते हो, क्या करता है? एपिग्लॉटिस श्वास नली को ढक देता है, ऐसे बंद कर देता है। जब श्वास नली को ढक दिया, आगे एपिग्लॉटिस बंद,
जब एपिग्लॉटिस बंद हो गया तो क्या होगा, खाना पीना सब इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ग्रास नली में चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं, ग्रास नली अमाशय में जाएगा, मतलब ओइसोफेगस से अमाशय में इस तरीके से, हाँ या ना, समझ रहे हो नहीं। तो कहने का मतलब कि सिंपल सी प्रोसेस है। तो हमने क्या जान रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे फिर से कि नोज जो है एक नासा पैसेज के थ्रू, जिसको नासा द्वार बोल रहे हैं, कहाँ पे जा रहा है, गुहा में जा रहा है, जिसको नासा गुहा बोल रहे हैं। और ये गुहा फेरिंक्स में जा रहा है, फिर फेरिंक्स आगे चल कर कंठ में डिवाइड हो जा रहा है। अरे भैया यही तो ना बोला हमने, कंठ अभी जो बताया इस तरीके से, ये आगे वाली नली है सांस नली, ये पीछे वाली नली है जिसको खाना वाली पाइप बोल रहे हैं। फिर इसको ढकने के लिए एक एपिग्लॉटिस है, और इसी एपिग्लॉटिस के नीचे की तरफ क्या रहता है, कंठ रहता है। यहाँ पे देख रहे हो ढका है, ये देखो कंठ, ये क्या है आपका कंठ है, आयन, ये क्या है आपका कंठ है। अब इसी कंठ को बोलते हैं लाइरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ध्यान देना, जो तुम गाना वाना गाते हो इसी से मतलब फिर साउंड निकलता है। ध्यान देना, जो बोलते हो जो भी चीजें, जैसे फीमेल में क्या होता है, लाइंस पतला होता है, आवाज पतले होती है, वहाँ पर लाइंस की पोजीशन अलग होती है, मतलब अलग टाइप से, वहाँ पे पतला काफी होता है, जिसकी वजह से मधुर आवाज निकलता है। हाँ यार, ये लेयरिंग्स की वजह से, इसको लेयरिंग्स बोलते हैं। जो गायककार होते हैं इसको लेयरिंग्स बोलते हैं। इसको हम पेंट कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है आपका, ये देख रहे हो ऊपर की तरफ, ये क्या है, लेयरिंग्स है। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये लेयरिंग्स है। अब देखो, फिर लेयरिंग्स कहाँ पे ओपन होगा, सांस नली में ओपन होगा, वही ट्रैकिया लिखा होगा, देखो फटाक से, ये देखो सांस नली में, ये सांस नली है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में ओपन होगा। अब ट्रैकिया जो होता है चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, भी बनाएंगे भी, समझ पा रहे, जो कार्टिलेजिनस बोन की बनी, उपास्थ की बनी होती है, जो वही ट्रैकिया में ओपन, सांस नली में ओपन होगा। हाँ या ना। फिर आगे चल कर सांस नली जो किसमें ओपन हो रहा है, इस तरीके से दो भागों में डिवाइड है। ये देखो, इसको ऐसे हम कर देते हैं। हाँ, ये समझ पा रहे हो नहीं, इस तरीके से ये दो भागों में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखो, ये देखो दो भागों में डिवाइड है। आगे तो सांस नली, पहले तो कंठ रहा, यानी इसको लाइरिंग्स बोला, फिर यहाँ पे क्या रहा, सांस नली, फिर सांस नली क्या है, दो भागों में डिवाइड है। तो दो भागों में डिवाइड है, इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकाई आगे चल करके बहुत सारी ब्रांचेस, ट्री जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, जिस तरीके से कई भागों में, कई ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, उस तरीके से ब्रोंकाई भी डिवाइड होगी। जब पहली बार डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वसन क्या, दूसरी बार होगी द्वितीय श्वसन क्या, तीसरी बार होगी तृतीय श्वसन क्या। इसको हम जरा ऐसे समझते हैं, ये क्या है, कई भागों में, इससे कई पार्ट निकले हुए हैं इस तरीके से, और भी बहुत सारे पार्ट निकले होंगे। हाँ या ना, इससे बहुत सारे पार्ट निकले हुए हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट, इसको हम बहुत अच्छे समझते हैं। ध्यान देना, तो हम पेन की मदद से समझते हैं ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको क्या हो, समझ आए अच्छे से। ये देखो, इसको हम रख देते हैं, ये क्या रख देते हैं, बोलो क्या रख देते हैं, श्वास नली रख देते हैं, एपिग्लॉटिस वाला पार्ट रख देते हैं, ये ब्रोंकाई वाला पार्ट समझते हैं। अब इसी ब्रोंकाई से क्या है, इस तरीके से बहुत सारा लगा हुआ है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं, इधर भी होगा, इधर भी बहुत सारा लगा होगा। हाँ या ना, पक्का। देखो पहले, ये देखो, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस के रूप में, बहुत सारी शाखाओं के रूप में क्या होता है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं ब्रांचेस, उस तरीके से क्या होती है, बहुत सारी श्वसन क्या है आपस में डिवाइडेड होती हैं। तो पहली बार डिवाइड होते हैं प्राथमिक श्वसन क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई जिसको बोले, दूसरी बार द्वितीय श्वसन क्या, तीसरी बार तृतीय श्वसन क्या, टर्सरी ब्रोंकाई भी चित्र भी बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में वो फाइनली किसमें खुल रही है, लंग्स में खुल रही है, फेफड़े में खुल रही है। ये सब चीजें कहाँ पे देखी जा रही है, फेफड़े में देखी जा रही है। ये सब चीजें कहाँ पे देखी जा रही है, फेफड़े में। ये सब चीजें कहाँ पे है, फेफड़े में। एक फेफड़ा ये है, सपोज लो राइट लंग्स है, दाहिना मतलब इधर दाहिना फेफड़ा, राइट लंग्स, इधर बायां फेफड़ा। हाँ या ना भाई, ऐसे समझो, ये क्या है, सपोज करो ये पूरा क्या है, ये दायां फेफड़ा है, देखो बायां वाला, ये पूरा ये बायां फेफड़ा हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, हाँ या ना, इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या हो गया, ये दाहिना फेफड़ा हो गया। इधर ऐसे ऐसे इसको समझते हैं, ये बायां फेफड़ा इधर, ये देखो ये बायां फेफड़ा, दाहिना फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, समझ पा रहे हो नहीं। इस तरीके से दो फेफड़े हैं। अब दोनों फेफड़े इस तरीके से देख पा रहे हो आप। अब इसी फेफड़े के अंदर खुल रहे हैं, क्या खुल रहे हैं, श्वसन क्या है, ब्रोंकाई।
पहली बार प्राथमिक ब्रोंकाई, द्वितीय ब्रोंकाई, तृतीय ब्रोंकाई, फिगर बनाएंगे भी, एक ही बार ब्रोंकाई लिखा है, श्वसन क्या है, और वही लास्ट में नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे ऐसे डोम शेप का है, इस तरीके से लंग्स से टिका हुआ है इस तरीके से, ये क्या है, डायाफ्राम है। आया ना, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो बता दो फटाक, नहीं है तो बता दो फटाक। तो इसमें हम एक चित्र फिगर बना लें, आपको और क्लियरिटी आएगी, और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। हाँ है ना स्टूडेंट, ध्यान देना। तो देखते हैं हम इसका क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें और भी तक समझ में आ जाए। तो इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अभी हमने बताया है। हाँ या ना, अभी हमने जो बताया आई होप आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। हम इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सिंपल था, एक रफली फिगर बनाते हैं। सबसे पहले बाहर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब एक्सटर्नल फिगर बनाते हैं। हाँ या ना, देखो ये देखो स्टूडेंट, सपोज करो कुछ इस तरीके से हम बाहर का एक्सटर्नल व्यू बनाते हैं। तो आप भी साथ के साथ बनाएंगे, जिससे आपको भी क्या हो, चीजें समझ में आए। आराम से बनाना है डियर स्टूडेंट, घबराना नहीं है। अब देखो हम क्योंकि आपको फिगरें पहले से बना के दिखा सकते थे, तो आपके साथ बनाएंगे, जैसे आप भी समझे, समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप बना लेंगे फिगर। ये देखो नेक वाला पोर्शन, डायाफ्राम आपका, इधर लंग्स बना लेते हैं फटाक से। ये कहाँ पे खुल रहा है, इस तरीके से, ये देखो नोज वाला नोजल पैसेज रास्ता, यानी कि अब ये आगे चलकर एक भाग में खुले हैं, हाँ या ना, एक भाग में खुल रहे हैं, इस तरीके से पैसेज को बनाते हैं। अभी हम फेफड़ा बना देते हैं, एक फेफड़ा इधर राइट, एक तरफ लेफ्ट, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फेफड़ा। आई होप स्टूडेंट आप भी बना रहे होंगे साथ के साथ, बहुत जरूरी है, आप साथ साथ बनाएंगे। हाँ, अब इस तरीके से इसमें क्या कर देंगे, इस तरीके से कुछ क्या बना देंगे। हाँ है ना, देखो इस तरीके से बना दो सांस नली, किया इसको बोलते हैं ग्रास नली या सांस नली। सांस नली तो पीछे होगा, बना इतना। अब यहाँ पे क्या लोग है, यहाँ पे तो बनना ही नहीं है। इसको एक चीज हम समझाते हैं, इसको यहाँ पे नसिया वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट है, हाँ या ना, देखो। और क्या बनाना है, बस सिंपल वे में इस तरीके से कर दो। हाँ यार, अब इसका हम नाम लिख देते हैं सबका, इसका क्या नाम है। जैसे यहाँ पे क्या है, देख ही रहे हो, नासा गुहा, नासा गुहा, नासा ग्रेविटी। अब नासा गुहा के बाद पीछे की तरफ यहाँ पे ग्रसनी है, ग्रसनी एक ही भाग में खुल रहा है। फिर ग्रसनी के बाद क्या लिखेंगे, कंठ, यहाँ पे लिख पा रहे हैं क्या, कंठ है, कंठ इसको लाइन बोल रहे हैं। कंठ के बाद सांस नली है, सांस नली, हाँ या ना, सांस नली, और सांस नली के बाद
वही चीज श्वास नली, श्वास के बाद फेफड़ा है, फेफड़ा के बाद कुछ क्या नहीं, बहुत सारी है। आपको फेफड़ा है, ये कौन सा फेफड़ा है? दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, हाँ या ना। और क्या है? बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, हाँ या ना। और क्या है? और आपका यहाँ पे बहुत सारा क्या देख रहे हैं? कुटिकाएं देख रहे हैं, इस तरीके से बना देंगे क्या, कुटिकाएं। और ये क्या है आपका? नीचे की तरफ डोम शेप का पास्ट होता है, इस तरीके से आप बनाएंगे। ये जो डोम शेप का है यहाँ पर, ये देख पा रहे हो, ये डोम शेप का, ये जो आपको क्या है? डायाफ्राम है, यानी कि डायाफ्राम, तंतुपुट किसको बोल रहे हैं? डायाफ्राम। तो इसका सब इंग्लिश में नाम लिख लेंगे एक बार। नासक लोग बोल रहे हैं नाजल कैविटी, आयना। अंट को बोल रहे हैं LARYNX, लाइन्स बोल रहे हैं। दायां फेफड़ा यानी कि राइट लंग्स, आयना। कुटिका बोल रहे हैं क्या? अल्वियोलाई बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? पहले बताओ। और इसको क्या बोलेंगे? PHARYNX, फायरिंग। और फायरिंग बाद इसको बोलेंगे ट्रैकिया। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ट्रैकिया बोलेंगे। इसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट लंग्स। बायां फेफड़ा, इसको बोलेंगे डायाफ्राम। इस तरीके से आपको फिगर बनाना है स्टूडेंट। आपको क्या करना है? साथ के साथ फिगर ड्रा करना है। आई होप आप फिगर ड्रा कर चुके हैं। फिगर के नीचे क्या लिखना है? मानव के श्वासोच्छ्वास के अंग, मानव के जो श्वासोच्छ्वास अंग। फिगर के नीचे क्या लिखना है? ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, मानव के श्वासोच्छ्वास अंग। जो मानव में श्वासोच्छ्वास अंग है वो है क्या? यानी मानव की, या मानव में बल्कि मानव के श्वासोच्छ्वास अंग, आया ना। नीचे लिख देना चित्र के नीचे। तो एक हमने सिंपल सा डायग्राम बनाया है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको साथ साथ ड्रा करना है। थोड़ा मतलब टिपिकल है, थोड़ा सा या ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं, क्योंकि मार्कर से हमको तो अच्छा नहीं लगता बनाना, मार्कर की आदत नहीं उतना। तो इस तरीके से आपको डायग्राम थोड़ा अच्छा ना दिखा हो, चाक से बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप फिगर से बनाएंगे, पेन से बहुत बढ़िया बनेगा, पेन से ऑटोमेटिक, हाँ या ना। तो बनाना कैसे? शुरुआती अवस्था में जिस तरीके से फिगर बनाते हैं, तो अगर आप शुरुआती अवस्था में देखेंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप भी बना सकते हैं सिंपल, बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, हाँ या ना। तो सिंपल सा, क्योंकि बायोलॉजी में आपको पता भी होगा फिगर बहुत ही मायने रखता है, फिगर पे ही नंबर आधारित है। समझ पा रहे हो? फिगर कभी भी पूछता है मानव तंत्र का स्ट्रक्चर, और मानव श्वासोच्छ्वास के अंग का स्ट्रक्चर अगर पूछे तब बनाना इसको, नहीं तो इसको मत बनाना। इसका भी एक फिगर और है, ध्यान देना। वो फिगर इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक पूरा। ये तो मतलब कि श्वासोच्छ्वास अंग पे फोकस किया गया है टोटल। अभी इसमें प्राथमिक सदन क्या है, द्वितीयक सदन क्या है, तृतीयक सदन क्या है, समझ पा रहे हो? इसमें नहीं दिखाई गई। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नली स्ट्रक्चर है। अभी इंटरनली जब देखेंगे आंतरिक रूप से, तो वहां पर हम लंग्स के अंदर घुस के देखेंगे कि लंग्स के अंदर किस तरीके से तो क्या है, आपस में पेड़ जिसे हमने बताया कि पौधे तरीके से ब्रांच की है, शाखाओं के तरीके किस तरीके से की है, वहां पर हम समझेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, एक बार शांत रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, पता नहीं किसको हम शांत करा रहे हैं, उधर से कैसे शांत रहे। देखो आप एक बार देखो इसको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नासा गुहा है कि नहीं? नासा गुहा है। अब नासा गुहा को ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा मार्क करते हैं। नासा गुहा को, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं माउथ से आया हुआ नली। ये देखो, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ये नली जो आया है माउथ से आया है, आया ना, ये इस तरीके से ये। और ये कहाँ पे आया? नासा गुहा से आया ही है। अब देखो ये आपस में खुल क्या रहा है? एक नली में खुल रहा है, और एक नली को बोलते हैं फायरिंग्स। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? फायरिंग्स बोल रहे हैं। अब इसी फायरिंग्स में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसी जो फायरिंग्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में खाना भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, हवा भी जा रहा है, जो हमने समझाया। अब वही फायरिंग्स हमने फोकस किया एक नली पे, यानी कि आगे की तरफ श्वास नली है, पीछे की तरफ क्या है? ग्रास नली है। तो श्वास नली पे फोकस किया है। और श्वास नली के सबसे पहला वाला भाग जिसको हमने कंठ बोला, उसी कंठ पे क्या है? ढक्कन है, जिसको एपिग्लॉटिक्स हमने बगल की तरफ दिखाया था, हाँ या ना। तो कंठ यानी लैरिंक्स, इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स, लिख लेंगे आप। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट साउंड बॉक्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? इसी से आवाज वगैरह निकलती है, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं। जिसमें जितना पतला लैरिंक्स होता है उतना अच्छा आवाज निकलता है।
तो आगे किस में खुल रहा है, श्वास नली में खुल रहा है, हाँ ना, ट्रैकिया में खुल रहा है, फिर श्वास नली आगे चल करके फेफड़े में खुल रहा है, दाया तरफ दाहिना फेफड़ा, राइट लंग्स जिसको बोल रहे हैं, और बाएं तरफ बाएं लंग्स, लेफ्ट लंग्स, हाँ या ना पक्का। इसके बाद आगे लास्ट में खुल जा रहा है जैसे कोशिकाएं में। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो होती है कोशिकाओं की संख्या फेफड़े में कितनी जाती है, देखी जाती है 30 करोड़। दोनों फेफड़े में मिलाकर कितना होता है, 30 करोड़ क्या होती है, कोशिकाएं होती है, हाँ या ना, 30 करोड़। नीचे क्या है, डायाफ्राम है। बस इतना स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब एक बाह्य रूप से 146 अंग के ऊपर बेसिकली फोकस किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे इंटरनली स्ट्रक्चर, आंतरिक रूप से किस तरीके से संरचना क्या दिखाई देती है, हाँ या ना पक्का। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं स्टूडेंट। देन आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह आती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत परेशानी होती है, तो आपको लेक्चर में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट आवाज़ों का। तो क्या ही करें स्टूडेंट, अब आपके लिए कर रहे हैं चीज़ें। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगा भी होगा स्टूडेंट, कमेंट्स प्लीज़ कर दिया करें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। देन बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।